Welcome to Sci Learning by Swaleha Ansari. Let us today start with a new topic, that is electrostatics. Today we are going to deal only with the introductory part of electrostatics. Up till now we have studied when the charge flows, it constitutes current. Means flowing charge is current. Means when the charge is in motion, it constitutes current, electric current. But when the charge is static, means अगर charge move नहीं हो रहा है, ठीक है, then what? So हमें इस चैप्टर में ये स्टडी करना है कि अगर चार्ज स्टैटिक पोजीशन पे है, if the charges are stationary, तो क्या होगा? फाइन. सो हमने बचपन में लाइक 9th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड हमने कूलम्स लॉ पढ़ा था. अगर आपको याद होगा कूलम्स लॉ, क्या था कूलम्स लॉ? दो चार्जेस होते हैं, ये हम इसे Q1 ले लेते हैं, इसे Q2 ले लेते हैं, ठीक है. दो चार्जेस अगर एक दूसरे से एक डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो दोनों एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, राइट? एंड दैट फोर्स इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट K Q1/Q2 R², राइट? ये कूलम्स लॉ था. ये जो दोनों चार्जेस हैं दोनों पॉजिटिव हैं. अब पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं, जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं, जो अनलाइक होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं. मतलब ये दोनों एक दूसरे पे क्या करेंगे? फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करेंगे, करेक्ट? फोर्स ऑफ रिपल्शन. अब ये दोनों एक दूसरे से टच में तो है नहीं, ये दोनों ने टच तो किया नहीं है एक दूसरे को, फिर भी लेकिन फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं. ये जो फोर्स है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है. नॉर्मली जो हमारा फोर्स है वो दो टाइप का होता है. एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है. अभी जैसे कांटेक्ट फोर्स क्या है? आपको किसी चीज को लिफ्ट करना है, लाइक अभी जैसे मैंने ये मार्कर यहाँ रखा हुआ है, मुझे इसे उठाना है तो मुझे इसे टच करना पड़ेगा. मीन्स इफ आई हैव टू अप्लाई द फोर्स ऑन इट, आई हैव टू टच दैट मार्कर, राइट? अगर मुझे कोई गेट ओपन करना है तो मुझे उस गेट को टच करना पड़ेगा जाकर, है ना? मीन्स ये सारी जो चीजें हैं इसे हम क्या कहते हैं? इस फोर्स को हम क्या कहते हैं? कॉन्टैक्ट फोर्सेस. अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? ऐसे फोर्स जो कॉन्टैक्ट में नहीं है फिर भी एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करें, ऐसी चीजें जो कांटेक्ट में नहीं है. जैसे कि हम कहते हैं, हमारा बेस्ट एग्जांपल है ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स हम कांटेक्ट में नहीं है, लाइक अभी मैंने ये मार्कर को इतनी दूर पकड़ा है, ये कांटेक्ट में नहीं है अर्थ से, लेकिन मेरे छोड़ते साथ में क्या होता है? ये गिर जाता है. क्यों? इवन कांटेक्ट में नहीं होने के बाद भी अर्थ ने उसको अपनी तरफ पुल कर लिया, राइट? तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. अब अगर देखा जाए तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या कहते हैं? फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स F इज G m1m2/r². उसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स. अगर साउथ पोल हमने रखा तो रिपेल कर जाता है, अगर साउथ पोल नॉर्थ पोल अगर करीब में रखा है तो अट्रैक्ट कर जाता है. मीन्स उन्हें टच करने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद ही एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करते हैं, राइट? एक मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? μ0/4 m1m2/r². तो ये है हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, करेक्ट? अब जैसे कि हमें पता है कूलम लॉ, देखो अगर आप टैली करोगे तो ये फोर्स कुछ सिमिलर नहीं दिख रहा. यहाँ एक कांस्टेंट है, इधर ये कांस्टेंट है, इधर ये कांस्टेंट है. यहाँ क्योंकि दो चार्जेस थे इसलिए Q1 Q2/r². यहाँ दो मासेस थे इसलिए m1 m2/r².
यहाँ पे भी 2 मासेस थे इसलिए m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। मीन्स हमारा ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी क्या है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जाम्पल है। फाइन। सो माइकल फेराडे से पूछा गया कि हाउ इज दिस पॉसिबल कि टच में नहीं रखे हैं दो चीजें फिर भी फोर्स एक्सर्ट कर रही है। राइट, यानी ऐसा पॉसिबल कैसे हो सकता है कि दो चीजें टच नहीं कर रही हैं फिर भी वो एक दूसरे पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन एक्सर्ट करती है। अभी जैसे नेचर ने हमें एक लॉ दिया है, क्या दिया है, लाइक विल रिपल अनलाइक विल अट्रैक्ट। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो रिपल करेंगे, अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही लाइक पोल्स हैं तो रिपल करेंगे, अनलाइक पोल्स हैं तो अट्रैक्ट करेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स इसका एक्सेप्शन है। ग्रेविटेशनल फोर्स में रिपल्शन कुछ होता ही नहीं है। ग्रेविटी क्या करती है, हर चीज को सिर्फ अट्रैक्ट करती है। फाइन। सो जब माइकल फैराडे से ये क्वेश्चन किया गया कि बिना टच किए हुए कोई किसी को अट्रैक्ट या रिपल कैसे कर सकता है, देन ही इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ फील्ड। ठीक है, ही सेड कि बिना टच किए अट्रैक्ट और रिपल करती है क्योंकि उसके आसपास उसकी फील्ड होती है। अब ये फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द चार्ज। जैसे अभी समझो यहाँ पे मेरा एक चार्ज है, चार्ज क्यू, इसके आसपास का स्पेस, ये स्पेस जो होता है वो उसकी फील्ड होती है। ठीक है, द स्पेस अराउंड द चार्ज वेयर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट चार्ज इज फाइंड। जहां हम उस चार्ज का इन्फ्लुएंस एक्सपीरियंस कर पाते हैं उसे हम उस चार्ज की फील्ड कहते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ पर, चलो चार्ज को हम साइड में रखते हैं, हम एक मैग्नेट की बात करते हैं। बचपन से मैग्नेट से खेलते आए हैं तो हमें उसकी फील्ड के बारे में भी पता चलता है। राइट, समझो यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट की फील्ड है उसके आसपास में। अब मैंने एक दूसरा मैग्नेट यहां रखा, ठीक है, ये मैग्नेट की भी फील्ड है इतनी। अब देखो, अगर आप देखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड्स आपस में इंटरफेयर नहीं कर रही है, ये टच नहीं हो रही है दूर दूर। तो क्या ये मैग्नेट पे फोर्स एक्सर्ट कर सकता है? नहीं, दोनों मैग्नेट एक दूसरे से दूर है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर मैंने ये मैग्नेट को कुछ इस तरह से रखा, देखो मैं दोबारा बनाती हूं, ये मेरा पहला मैग्नेट है, ये इसकी फील्ड है। ठीक है, अब मैंने यहां पर एक मैग्नेट रखा, ये उसकी फील्ड है। अब मुझे बताओ, जब ये एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आता है, एक दूसरे से थोड़ा करीब होता है, तो क्या होता है, अगर ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो ये एक दूसरे को अपनी तरफ खींच लेगा, राइट, क्या अट्रैक्ट करता है। और अगर ये भी साउथ होता, वो भी साउथ होता, तो क्या हो जाता, ये दोनों एक दूसरे को दूर कर देते, राइट, दोनों एक दूसरे से दूर चले जाते, रिपेल करते। हमने टच नहीं किया था, लेकिन क्या हुआ, फील्ड की वजह से एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आ गए। तो वही चार्ज के साथ भी सेम केस है कि जब तक के कोई दूसरा चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में नहीं आता, तब तक के कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता। जैसे ही तुम इन्फ्लुएंस एरिया में किसी दूसरे चार्ज को लेकर आओगे, वैसे ही क्या होगा, वो दोनों चार्जेस एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट करना शुरू करते हैं, और वो इन्फ्लुएंस की जो रेंज है हम उससे फील्ड कहते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, थोड़ा अजीब लगता है सुनने में। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम अज्यूम कर लेते हैं, हम ग्रेविटेशनल फील्ड भी अज्यूम कर लेते हैं कि बाबा एक एप्पल था, एप्पल गिरा, करेक्ट, और हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ यहाँ पे ग्रेविटी है, इस वजह से ये एक्सर्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है, व्हाट इट। लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे अज्यूम करेंगे, थोड़ा अजीब लगता है। अब हम एप्पल तो रोज नहीं देखते,
लेकिन फिर भी हमने अज्यूम कर लिया कि हाँ बाबा एप्पल गिरा था इसलिए न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फील्ड का कंसेप्ट दिया, राइट। लेकिन फिर भी हमने वो इमेजिन कर लिया। लेकिन मोबाइल फोन तो हमारे पास डेली होता है, हम मोबाइल फोन डेली देखते हैं, सारा टाइम नेटवर्क ढूंढते हैं, कह रहे अभी यहाँ नेटवर्क है वहां नेटवर्क नहीं है। तो हमें अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अज्यूम करना है तो हमें नेटवर्क को अज्यूम करना पड़ेगा। जिधर नेटवर्क नहीं पकड़ेगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। लाइक लिफ्ट में नो नेटवर्क, देयरफॉर लिफ्ट में नो फील्ड, ठीक है। मतलब नो वन इज एक्टिंग अ फोर्स ऑन योर चार्ज। मोबाइल में क्या होता है, चार्ज होता है ना, राइट। तो मोबाइल में चार्ज होता है इसलिए वहां फील्ड आएगी, उसके ऊपर फील्ड फोर्स एक्सर्ट होगा, आप मोबाइल को चार्ज करते हो, राइट। अब हाउ डज अ मोबाइल फोन रिंग्स, आपका मोबाइल फोन बजता कैसे? देखो पहला तो हमें ये बताना पड़ेगा कि हाउ डज अ मोबाइल फोन रिंग्स, ठीक है। अभी यहाँ पे मेरा फोन है, ये मेरा मोबाइल है, यहाँ पे किसी और का मोबाइल है, मेरे मोबाइल में चार्ज है, मैंने चार्ज किया है अपना फोन को, तुमने भी अपने फोन को चार्ज किया हुआ है, ठीक है। अब किसी ने मुझे कॉल किया, ठीक है, यू आर ट्राइंग टू कॉल समवन, तो आपके फोन का चार्ज की फील्ड ढूंढते ढूंढते मेरे फोन के चार्ज को आएगी, राइट। और जैसे ही मेरा चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में आएगा, मेरे फोन का चार्ज उसके इन्फ्लुएंस में, इस चार्ज के इन्फ्लुएंस में आएगा, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड से कांटेक्ट में आएगा, तो इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। मतलब ये फील्ड इस चार्ज को जो यहाँ पर है उसको SHM करवाना स्टार्ट करता है, ठीक है। अब व्हाट इज SHM, हमने पढ़ा है ऑसिलेशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब ये चार्ज SHM परफॉर्म करते हैं देन इट विल रेडिएट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी एंड अदर फॉर्म्स, ठीक है। अगर समझो अगर मेरा ये फोन लाइक मेरा मोबाइल फील्ड के अंदर है, मतलब चार्ज फील्ड के अंदर है, राइट। अभी इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर अगर चार्ज आया तो फोर्स एक्सर्ट करेगा। अगर ये इस फील्ड के बाहर कहीं है तो फोन नहीं लगेगा, राइट, कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। अभी देखो उसमें भी कंडीशंस होती है। कैसी कंडीशंस होती है? लाइक अगर मेरे फोन में चार्ज ही नहीं है, ठीक है, इस मोबाइल की फील्ड इस तक पहुंची उसको ढूंढते हुए, लेकिन यहाँ फोन में चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, करेक्ट। तो क्या फोर्स अप्लाई कर पाएगा ये फील्ड, इस पे फोर्स एक्सर्ट कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि फोन में चार्ज है ही नहीं। मीन्स उसने फील्ड तो बना लिया अपनी, लेकिन जिस फील्ड में ये पहुंचना चाहिए था, जिस चार्ज के ऊपर उसको फोर्स एक्सर्ट करना था, वो चार्ज प्रेजेंट ही नहीं है। तो व्हाट योर सेल विल से टू यू, इट विल से द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करंटली स्विच्ड ऑफ। क्यों? बिकॉज उसमें चार्ज ही नहीं है, राइट। अब चार्ज नहीं है तो फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता, उसको चार्ज, उस फील्ड को चार्ज मिला ही नहीं, राइट। अब सेकेंड कंडीशन अगर मैं कहूं, सेकेंड कंडीशन में मेरे पास चार्ज है, फोन में चार्ज है, इसकी फील्ड में भी चार्ज है, लेकिन मेरा ये फोन किसी ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहां ये फील्ड पहुंच नहीं सकती। लाइक एग्जाम्पल, मैंने किसी मेटल बॉक्स में रख दिया या किसी ऐसे कंपार्टमेंट में जहां पे नेटवर्क नहीं होता, लाइक जैसे लिफ्ट में है, तो क्या होगा, फील्ड तो आएगी लेकिन चार्ज भी है, लेकिन फील्ड उस तक पहुंच नहीं पाएगी। और ऐसे केस में क्या होता है, जहां फील्ड पहुंच नहीं पाती, द मोबाइल सेज द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज आउट ऑफ कवरेज एरिया, नेटवर्क क्षेत्र के बाहर है, राइट। सो इससे क्या समझ में आता है आपको, जो आपका नेटवर्क है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। अब आप एग्जाम्पल, अब आप अज्यूम कर सकते हो इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को, जहां जहां नेटवर्क वहां वहां इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अगर नेटवर्क ज्यादा है मतलब फुल है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड फुल है, नेटवर्क कम है मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। गॉट इट? इतना क्लियर हो गया? नाउ यू कैन फील, इट मीन्स
अभी ये जो है, ये जो दिखाई नहीं देती है ये फील्ड हमें, लेकिन अब हम उसे फील कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्क, राइट। मीन्स अब आगे का कॉन्सेप्ट अगर मैं जहां जहां फील्ड का हूं वहां आप अज्यूम कर सकते हो कि यहाँ पे नेटवर्क की बात हम कर रहे हैं। अभी हमने फील्ड को तो एक्सपीरियंस कर लिया, फील्ड तो समझ ली कि फील्ड क्या होता है। अब हम देखेंगे कि ये फील्ड की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, राइट। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड की, या हम कहेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस की प्रॉपर्टी क्या है, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ही क्या है, आपकी फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। क्योंकि हम देखो चार्ज बनाते हैं तो चार्ज क्या करते हैं, चार्ज में ये हमारी फील्ड है, इस तरीके की कुछ लाइंस बनाते हैं, राइट। तो यही लाइंस जो है ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, राइट। तो हम देखेंगे कि ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज क्या है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे ये देखो, ठीक है। बहुत सिंपल तरीका है इसे याद रखने का, जस्ट रिमेंबर स्पिटाइस, ठीक है। अगर आपको ये स्पिटाइस याद है, आपको सारी प्रॉपर्टीज याद रहेंगी इसकी, ठीक है। 7 डिफरेंट प्रॉपर्टीज। अब एस, पहला एस से स्टार्ट करेंगे। ये एस क्या है, इट इज दिस लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, ठीक है। स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, मतलब अब अगर मैं यहां पे चार्ज बनाती हूं, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि ये लाइंस पॉजिटिव से स्टार्ट होती है, नेगेटिव की तरफ जाती है, मीन्स मैं कुछ इस तरीके से कह रही हूं, ओके। पॉजिटिव से स्टार्ट होके नेगेटिव की तरफ, लाइक दिस, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स नेगेटिव, ठीक है। अब दूसरा क्या कहता है, दूसरा पॉइंट पी, पी से perpendicular to the surface of the conductor. Okay. These lines of force are perpendicular to the surface of conductor. अब इसका क्या मतलब है, देखो अगर आपने एंटेनास देखा होगा, राइट, लाइक कुछ इस तरीके से, ये समझ लो कि ये आपका कंडक्टर है जिसके ऊपर चार्जेस है, राइट। ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके ऊपर। तो अब ये लाइंस ऑफ फोर्स किस तरीके से निकलती है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। हर तरीके से इसको परपेंडिकुलर। आपने ब्रश देखा होगा, बॉटल ब्रश, जिससे टेस्ट ट्यूब वगैरह क्लीन करते हैं, लैब में देखा ही होगा, टेस्ट ट्यूब क्लीनर जो होता है ब्रश हमारा, कुछ ऐसे सारे ब्रिसल्स होते हैं उसके आजू बाजू में और इस तरीके का होता है। तो वो जो ब्रिसल्स हैं उसके, वो आप समझ लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है, और वो जो वायर होता है बीच में वो कंडक्टर है, ठीक है। मीन्स ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो अपने कंडक्टर से परपेंडिकुलर होती है। अभी आप देखो रेडियो एंटेना देखा होगा आपने, रेडियो वगैरह अगर जो चलता था पहले, तो उसमें जो एंटेना होता था वो कुछ इसी तरीके का सिलिंड्रिकल रॉड होता था। मींस अगर मेरा रेडियो इधर है, रेड एफएम वहां से आ रहा है, लाइक ये मेरा एंटेना है, रेड एफएम वहां से आ रहा है तो भी लाइन कैच होगी, यहाँ से आ रहा है तो भी कैच होगी, उधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, मीन्स इसके आसपास चारों तरफ कहीं से भी आ रहा होगा तो वो कैच करेगा। क्यों? क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस क्या है, परपेंडिकुलर है ना इस एंटेना से। अगर ये एंटेना है, अगर ये यहाँ से आ रहा है तो भी परपेंडिकुलर, यहाँ से आ रहा है तो भी परपेंडिकुलर, इधर से आएगा तो भी परपेंडिकुलर, इधर से आएगा तो भी परपेंडिकुलर, मीन्स कहीं से भी आए आपका
रेडियो कैच करेगा। गॉट इट? सो अगर मैं कहती हूँ कि देखो ये यहाँ पे हमने फर्स्ट पॉइंट क्या कहा कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड टूवर्ड्स नेगेटिव। अगर मैं इस फील्ड में, इस रेंज में एक पॉजिटिव चार्ज कहीं रख दूं, ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट चार्ज जिसे हम यूनिट चार्ज कहते हैं, अगर मैंने इसे यहां रखा तो क्या होगा, ये जो चार्ज है ये इससे रिपेल होगा, मीन्स इससे दूर जाएगा और इसके करीब जाना चाहिए, राइट? मीन्स अगर ये यहाँ है तो ये कुछ ऐसा नहीं जाएगा, ये ऐसे सर्क्यूलर पाथ में नहीं जाएगा, ये इसको टैंजेंट बनाता हुआ यहाँ जाएगा, इससे दूर जा रहा है इसकी तरफ। अगर ये यहाँ होता, अगर ये टेस्ट चार्ज इधर होता तो भी इसको इससे दूर और इसकी तरफ जाना है, तो ये टैंजेंट बना के जाएगा। व्हाट इट? आया समझ में? अगर मैं इसे ये यहाँ रखती, ये टेस्ट चार्ज समझो यहाँ है, ठीक है, तो इससे दूर और इसकी तरफ तो टैंजेंट बना के जाएगा। व्हाट इट मीन्स? टेंजेंशियल पोजीशन में ये मूव करेगा। इतना क्लियर है? अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं। आई से इट इंटरसेक्ट्स नेवर। इंटरसेक्ट्स नेवर मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इंटरसेक्ट नेवर का क्या मतलब होता है? मीन्स ये एक लाइन ऑफ फोर्स है, ये दूसरी लाइन ऑफ फोर्स है, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कभी नहीं होता है, ये लाइन एक दूसरे को टच कभी नहीं करती है। व्हाट इट? अब क्यों नहीं करती है उसका पॉइंट हम नेक्स्ट सेकंड जो इसके बाद वाला पॉइंट है वो इस पॉइंट को सपोर्ट करता हुआ है। देखो किस तरीके से ये टी क्या कहता है? टैंजेंट ड्रॉन, टैंजेंट ड्रॉन टू द lines of force gives direction of electric field, gives direction of electric field at that point। ठीक है, मैंने बता देती at that point। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां बताया, मैंने यहाँ एक टैंजेंट बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ, अगर यहाँ बनाया इस तरफ, ठीक है, तो लाइंस ऑफ फोर्स को आप टैंजेंट अगर बनाओगे तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, वो ये बताता है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो दिस टैंजेंट ड्रॉन गिव्स यू the direction of electric field at that particular point। अब देखो, अगर मैं ये पॉइंट पे टैंजेंट बनाऊं तो एक टैंजेंट ऐसा बनेगा, दूसरा टैंजेंट ऐसा बनेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन। और अगर मैंने यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा है तो वो ना तो इधर जा पाएगा ना तो इधर जा पाएगा, वो क्या करेगा, एक रिजल्टेंट डायरेक्शन में जाएगा, बीच में कहीं, राइट? और ऐसा तो होता नहीं है, टेस्ट चार्ज को कहां जाना है, टैंजेंट की डायरेक्शन में ही जाना है। इसलिए टू सपोर्ट दिस पॉइंट इज नेसेसरी, मींस ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है वो कभी इंटरसेक्ट करते ही नहीं। आया समझ में? सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट, दैट इज आई। इससे क्या है? आई से इज इंटेंसिटी। Intensity of electric lines of force is, intensity of electric field is maximum। कहाँ maximum है? Where the lines are closely packed, where the lines are closely packed। जहां लाइंस ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, मतलब समझो यहाँ पे लाइन बहुत करीब करीब है तो वहां इंटेंसिटी ज्यादा होगी, जहां दूर दूर है वहां इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। एंड मिनिमम वेयर दे आर लूजली पैक्ड।
अभी इसका सिंपल एग्जाम्पल, ठीक है, जहां आपका नेटवर्क फुल है मतलब वहां आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और जहां आपका नेटवर्क जो है वो मिनिमम है, मतलब एक ही डंडी दिखा रही है नेटवर्क की, मतलब वहां आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लूजली पैक्ड है, ठीक है। अब सी मतलब इट कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्जिट्यूडिनली, कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्जिट्यूडिनली, ठीक है। इसका मतलब अट्रैक्शन। कैसे? ये देखो, ये एक प्लस चार्ज है, ये माइनस चार्ज है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होता है, मींस ऐसे 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 लॉन्जिट्यूडिनली कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, राइट। इस तरीके से, ये पहले ऐसे था फिर अब ऐसे ऐसे हो रहा है, ऐसे लॉन्जिट्यूडिनल में कॉन्ट्रैक्शन शो कर रहा है। उसी तरीके से लास्ट जो पॉइंट है वो है एक्सर्ट्स lateral pressure, exerts lateral pressure, this means repulsion, ठीक है। अब रिपल्शन कैसे? अगर ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, यहां देखो मैं ये रब करती हूँ, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो लाइंस ऑफ फोर्स कैसे जाती है? ऐसी रिपल करती है एक दूसरे को, मीन्स लैटरल में प्रेशर एक्सर्ट करती है दूर होने के लिए, ठीक है। गॉट इट? अभी देखो एक चीज मुझे आपको और बतानी है कि अगर हमने यहाँ पे जो सेकेंड पॉइंट कहा कि परपेंडिक्यूलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, राइट, अगर ये परपेंडिक्यूलर नहीं होती, ठीक है, अगर परपेंडिक्यूलर नहीं होके पैरेलल होती तो क्या होता? ये देखो, समझो मेरा यहाँ पे एक स्फीयर है, ये सारे पॉजिटिव चार्जेस हैं इसके सरफेस पे, और अगर मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक लाइन जो है वो पैरेलल है, मतलब ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर लाइन ऐसी है, पैरेलल है उससे, तो क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूसरे चार्ज जो उसके एरिया में आ रहे हैं उस पे फोर्स एक्सर्ट करती है, मींस ये जो चार्ज, अगर ये इसका लाइन ऑफ फोर्स था तो ये इसके बीच में आ गया, ये भी इसके बीच में आ गया, करेक्ट। तो ये क्या करेगी? उस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, और अगर फोर्स एक्सर्ट करेगी तो ये चार्ज मोशन में आ जाएगा, सरफेस में मूव हो जाएगा, और क्योंकि ये सरफेस में मूव हो जाएगा सरफेस करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, राइट। सरफेस करंट जनरेट हो जाएगा उसमें। आपने कभी डिश टीवी को टच किया और आपको करंट लगा, ऐसा हुआ है क्या? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उस पे सरफेस करंट होता ही नहीं है। कभी आपने रेडियो एंटेना को टच किया और आपको करंट लग गया? नहीं। क्यों? क्योंकि सरफेस करंट नहीं है ना। क्यों नहीं है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये लाइंस ऑफ फोर्स है वो पैरेलल नहीं है, वो परपेंडिक्यूलर है, और परपेंडिक्यूलर होने की वजह से वो अपने आसपास के चार्जेस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करती है, क्योंकि अगर वो परपेंडिक्यूलर है तो उस लाइन के आसपास में दूसरा चार्ज उसको इंटरफेयर नहीं कर पाता। आया समझ में? इतना क्लियर है सारी प्रॉपर्टीज वगैरह, ठीक है। सो नाउ विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम अ पॉजिटिव चार्ज। अगर मेरे पास एक चार्ज है प्लस क्यू, तो उस प्लस क्यू चार्ज से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स निकल सकती हैं? हाउ मेनी लाइन्स ऑफ फोर्स इमर्ज फ्रॉम चार्ज क्यू। तो अगर ये चार्ज क्यू है मेरे पास, तो इसमें से कितनी लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर आ सकती हैं? इनफाइनाइट, राइट। आंसर विल बी इनफाइनाइट, राइट। मीन्स कितनी भी बाहर आएगी ना, हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते उसको कि बाबा इतनी लाइन आनी चाहिए या उतनी लाइन आनी चाहिए। क्लोजली पैक्ड लाइन से कितनी भी आ सकती है, करेक्ट। सो इनफाइनाइट होगा अगर आंसर हमारा, तो आगे फॉर्मूला बन पाएगा?
नहीं बन पाएगा, क्योंकि कभी भी फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला बनने के लिए या रिसर्च को हमारे आगे बढ़ाने के लिए आंसर शुड नॉट बी इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है अगर कोई चीज तो तुम उसको काउंट ही नहीं कर सकते, तुम उसके लिए कुछ कर ही नहीं सकते। व्हाट इट? सो माइकल फैराडे ने क्या कहा, हम लाइंस को कंसिडर ही नहीं करेंगे, हम ट्यूब्स बनाएंगे। क्या करेंगे? ट्यूब्स बनाएंगे। मीन्स अब हम लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में नहीं, हम ट्यूब्स ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अब ये ट्यूब्स ऑफ फोर्स क्या होगा? ट्यूब्स ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी सेम लाइंस ऑफ फोर्स की तरह रहेगी, ठीक है, लेकिन ट्यूब्स बनाने पे क्या हो जाएगा, हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला आगे बढ़ेगा। अगर हमने ट्यूब बना लिया, समझो कि अभी ये मेरा टेस्ट क्यू था, चार्ज, अब मैंने यहाँ पे ट्यूब्स बना ली, ये मेरा पहला ट्यूब, ये दूसरा ट्यूब, ये तीसरा ट्यूब, ऐसे करके हमने ट्यूब्स बना लिए, ठीक है, बहुत सारे ट्यूब्स हमने यहाँ पे बना लिए। अब अगेन द क्वेश्चन इज सेम, हाउ मेनी ट्यूब्स इमर्ज फ्रॉम अ चार्ज क्यू। बस अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमने पूछे थे हाउ मेनी लाइंस ऑफ फोर्स इमर्ज, यहाँ पे हम पूछेंगे हाउ मेनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स। अब ये ट्यूब्स बनाना तो हमारे हाथ में, हाउ मेनी ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerge from charge Q. So answer will be, if this is your question, your answer will be Q upon epsilon naught K. ठीक है, Q upon epsilon naught K will be the number of tubes emerging from a charge Q. ठीक है, मतलब अगर आपका Q, आपका ये चार्ज +1 है, मीन्स इफ योर Q is +1, तो ट्यूब्स ऑफ फोर्स कितने हो जाएंगे? इट विल बी 1 upon epsilon naught K। अगर आपका चार्ज +2 है तो ट्यूब्स ऑफ फोर्स कितने हो जाएंगे? 2 upon epsilon naught K। ओके, मीन्स इसी तरीके से अगर आपका चार्ज Q है तो वो Q upon epsilon naught K हो जाएगा। अभी epsilon naught क्या है? What is epsilon naught? It is permittivity of free space की permittivity। And what is K? It is the dielectric constant of any medium, of a medium। ठीक है, जो मीडियम आप यूज कर रहे हो, अगर एयर है तो एयर के लिए, पेपर है पेपर के लिए, ग्लास है ग्लास के लिए, वाटर है तो वाटर के लिए, ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता है। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। और ये जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है उसकी वैल्यू सबके लिए, हर मीडियम के लिए अलग अलग होती है, ठीक है। सो नाउ वी विल सी दिस एप्सिलॉन नॉट, थोड़ा डीप में इसके बारे में स्टडी करते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट होता क्या है, व्हाट इज दिस परमिटिविटी एग्जैक्टली। This permittivity is permission plus activity, ठीक है। permission plus activity gave you the term permittivity। अब ये permittivity कहां से आया? अभी हमारे चार्ज में इसमें से लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है चार्ज से, करेक्ट। अब ये चार्ज से जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है ये तो इनफाइनाइट निकल रही है, कितनी भी निकलती है, लेकिन इसे जाना कहाँ है? ये चार्ज से निकल कर जाती किधर है? उसके आसपास के मीडियम में, राइट। अब आप अपने घर से निकले, आपको जाना है किसी के घर, किसी रिश्तेदार के घर या किसी फ्रेंड के घर, राइट।
आप अपने घर से निकल के उसके घर में जाने के लिए आप तैयार हो, लेकिन अगर वो आपको अपने घर में लेने के लिए रेडी नहीं है तो क्या आप उसके घर में जा सकते हो? मीन्स इफ ही इज नॉट अलाउिंग, इफ ही इज नॉट गिविंग यू परमिशन टू एंटर इन हिज हाउस, विल यू बी एबल टू एंटर? नो, यू वॉन्ट। मीन्स उसकी परमिशन भी जरूरी है। उसी तरीके से जब ये लाइन्स ऑफ फोर्स चार्ज से निकलती है, उसे मीडियम में जाना है, तो उस मीडियम की परमिशन भी जरूरी है, राइट? अभी जैसे अगर मैं आपको कहूं कि आप भाग रहे हो, आपको ये नॉर्मल आपको गार्डन दिया गया, एयर है, आपको उस पे भागना है, राइट? आप ग्राउंड पे भागना है, यू कैन इजिली रन, व्हाई? बिकॉज दैट पार्ट, दैट मीडियम इज अलाउिंग यू टू रन ओवर इट। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको पानी में भागना है, राइट? आपकी कैपेसिटी भी है भागने की उतनी जितनी आप नॉर्मली ग्राउंड पे भाग रहे थे, है ना? लेकिन अब मीडियम चेंज कर दिया मैंने, नाउ आई सेड कि आपको पानी में भागना है, क्या आप भाग सकते हो? नहीं। क्यों? बिकॉज दैट वाटर इज नॉट गिविंग यू दैट मच परमिशन टू रन ओवर इट, राइट? वाटर नहीं दे रहा है आपको वो परमिशन। मीन्स ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? आपको एक्टिविटी करने के लिए जो परमिशन लगती है मीडियम की, दैट इज नोन एज परमिटिविटी। ओके, अब जब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? ये तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है। लेकिन जब इस एप्सिलॉन नॉट के साथ में किसी मीडियम का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाई करते हैं हम, तब वो बनती है उस मीडियम की परमिटिविटी, राइट? जैसे अभी अगर हमने वाटर का डाइलेक्ट्रिक लगा दिया तो ये वाटर की परमिटिविटी हो जाएगी। अगर हमने ग्लास के लिए लगा दिया तो ये ग्लास की परमिटिविटी हो जाएगी, ठीक है? अब अगर मैंने समझिए कि हमारे फोन को एक मेटल बॉक्स में रख दिया, फाइन, तो अब ये जो के लगेगा वो उस मेटल बॉक्स का लगेगा। क्यों? क्योंकि आपकी फील्ड को, आपके नेटवर्क को उस मेटल बॉक्स को क्रॉस करके जाना है। एंड फॉर मेटल डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट की वैल्यू इज इन्फिनिटी। अगर डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट इन्फिनिटी है, मतलब एप्सिलॉन नॉट के भी पूरा इन्फिनिटी हो जाएगा मेटल के लिए, राइट? और अगर एप्सिलॉन नॉट के मेटल के लिए इन्फिनिटी हो रहा है, तो ट्यूब्स ऑफ फोर्स इमर्जिंग फ्रॉम इट विल बी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के, मतलब क्यू अपॉन इन्फिनिटी, और क्यू अपॉन इन्फिनिटी मीन्स जीरो, मतलब नो ट्यूब्स ऑफ फोर्स मीन्स नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट मीन्स नो नेटवर्क इन द लिफ्ट और इन द मेटल बॉक्स। आया समझ में आपको? इतना क्लियर है, ठीक है? अब हम आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की तरफ। इतना समझ में आया है अगर, तो हम आगे डेफिनेशंस की तरफ बढ़ते हैं। एंड दैट डेफिनेशन इज इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का क्या मतलब है? ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत, strength of electric field। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं। लाइक अगर मैं कहना चाहूं तो किसी भी पॉइंट पे आपके मोबाइल के नेटवर्क को हम वहां की इंटेंसिटी कहते हैं। फाइन, अगर यहाँ पे समझो इस पॉइंट पे मेरे मोबाइल का नेटवर्क फुल है, 4 डंडी है, मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट या नेटवर्क की इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज मैक्सिमम। फाइन, क्लियर है? अब इस इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को डिफाइन कैसे करते हैं? It is defined as the number of tubes of force emerging normally
पर यूनिट एरिया, ठीक है। नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerging नॉर्मली पर यूनिट एरिया। अब ये जो पर यूनिट एरिया है ना, इसकी काफी इंपॉर्टेंस है, ये आप ध्यान से देखो, ठीक है। अगर आप घर खरीदने जा रहे हो कोई, तो आप क्या करते हो, पर स्क्वायर फीट का दाम पूछते हो, ठीक है। 1 स्क्वायर फीट खरीदते हो क्या? नहीं, खरीदते तो 200 स्क्वायर फीट, 250 स्क्वायर फीट, 300 स्क्वायर फीट, ऐसा घर खरीदते हैं, राइट। लेकिन दाम क्या पूछते हैं हम, पर स्क्वायर फीट का क्या रेट है, राइट। तो पर स्क्वायर फीट का दाम पूछते हैं और ज्यादा खरीदते हैं, राइट। तो हर चीज का हम पहले पर का दाम पूछते हैं। लाइक अगर हम कोई मार्केट जा रहे हैं, कोई कपड़ा भी खरीदना है हमें, तो हम क्या बोलते हैं, पर मीटर कैसा दिया, राइट। और कुछ भी चीज, कोई भी चीज खरीदनी है, लाइक आपको अगर कोई फ्रूट्स खरीदने हैं, आप कहते हैं पर डजन कितना, तो हम हमेशा पर का दाम निकालते हैं और उसके बाद हम पूरा देखते हैं कि हमें कितना चाहिए। नाउ सपोज मेरे पास एक चार्ज है Q, ठीक है। Q इज द चार्ज, इसका रेडियस 1, मतलब एरिया क्या है इसका, यूनिट एरिया है, ठीक है। अब ऐसे केस में अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, तो अकॉर्डिंगली मींस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन मुझे क्या आंसर मिलेगा, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerging नॉर्मली पर यूनिट एरिया, राइट। मींस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K अपॉन, ये स्फीयर है, स्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब ये क्या था हमारा, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerging नॉर्मली, दिस वाज नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerging नॉर्मली, और ये क्या था, यूनिट एरिया, राइट, इट इज पर यूनिट एरिया, ठीक है। जब भी हम कहते हैं पर, इसका मतलब यह डिवाइडिंग इट बाय एरिया, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसको रीअरेंज करती हूं तो मुझे ये क्या मिलेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। मीन्स इफ आई से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट इज 50, इसका क्या मतलब होगा, द नंबर ऑफ tubes of force emerging per unit area from that point, from that charge is 50. What it? आया समझ में? इतना क्लियर है? So let us move towards the next definition, that is electric flux. Number of tubes of force emerging normally per unit area क्या था? Electric intensity, right? पर यूनिट एरिया निकाल रहे थे, तब हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कह रहे थे। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम कॉस्ट पर यूनिट का निकालते हैं, लेकिन खरीदते पर यूनिट नहीं है, एक नहीं खरीदते, हम ज्यादा खरीदते हैं, राइट। तो उसी तरीके से जब हम पूरे की बात करें, लाइक अगर समझिए कि मेरे पास चार्ज Q है, चलो ठीक है, हम चार्ज की बात बाद में करेंगे, हम घर का एग्जाम्पल दिए थे, राइट। हमने पर स्क्वायर फीट का दाम निकाला, लेकिन हमने खरीदा समझो 500 स्क्वायर फीट। तो वो जो 500 स्क्वायर फीट जो हमने खरीदा, वो हमारा फ्लक्स है, ठीक है। आया समझ में? मतलब वो पूरा, उसमें से जितना पूरा निकल रहा है उतने पार्ट में से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज टोटल ट्यूब्स ऑफ फोर्सेस emerging from that charge is flux. तो हम यहां पे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ ट्यूब्स ऑफ फोर्स emerging normally through any given surface, through any given सरफेस, ठीक है। आया समझ में?
मतलब जैसे कि हमने पहले कहा था कि किसी भी चार्ज से कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स निकलते हैं। अगर आपको याद हो तो मेरा पहला क्वेश्चन था नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स एमर्जिंग थ्रू अ गिवन चार्ज, तो हमने कहा था इंफिनिटी। उसके बाद हमने कहा कि ट्यूब्स ऑफ फोर्स कितने निकलते हैं, तो हमने उसका आंसर क्या कहा था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। तो ये Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यही है उसका फ्लक्स, कितने ट्यूब्स ऑफ फोर्स उस चार्ज से निकलते हैं। तो जितने निकलते हैं वो पूरा फ्लक्स है। आया समझ में? ठीक है, अभी हम इसको आगे पढ़ते हैं कि लेकिन इसको समझने के लिए अभी जो नॉर्मली अगर हम जब इसको आगे लेके जाते हैं, ठीक है, जब हम इसे डेरिवेशंस वगैरह में पढ़ेंगे तो हमें एक कंसेप्ट जो फ्लक्स को पढ़ने के लिए हमें पता होना चाहिए, दैट कंसेप्ट इज एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर अगर आपको समझा तो आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी समझेगा। ठीक है, अब ये एरिया वेक्टर क्या है, हमने स्केलर्स वेक्टर्स में एरिया को स्केलर पढ़ा था, राइट, 11th स्टैंडर्ड में। एक्चुअली देखा जाए तो स्केलर नहीं पढ़ा था, वेक्टर ही पढ़ा था, बिकॉज एरिया वेक्टर क्वांटिटी ही है। अब वेक्टर कैसे पढ़ा था, अगर आपको याद होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला वाज समथिंग हाफ इनटू पी बार क्रॉस क्यू बार। ठीक है, तो पी बार क्रॉस क्यू बार, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, और वेक्टर प्रोडक्ट अगर आता है मतलब वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखो मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताती हूँ, ये मेरे पास एक सरफेस है, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेड्थ है। ठीक है, तो लेंथ को हम आई कैप से डिनोट करेंगे, ब्रेड्थ को हम जे कैप से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये है आई कैप, ये है जे कैप। अगर याद होगा स्केलर वेक्टर्स तो एक्स के डायरेक्शन वाला यूनिट वेक्टर आई होता है, वाई की डायरेक्शन वाला जे होता है, जेड की डायरेक्शन वाला के होता है। ठीक है, तो हमने वही यूनिट वेक्टर्स लिया। तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है आई कैप, ब्रेड्थ क्या है जे कैप। आई क्रॉस जे क्या होता है, आई क्रॉस जे स्केलर वेक्टर में पढ़ा है हमने, आई क्रॉस जे इज के, और के की डायरेक्शन क्या है, ये है। ठीक है, ऊपर की तरफ, या आई कैन से यहाँ पे अगर मैं बताऊं तो इस तरफ। ठीक है, तो आई क्रॉस जे हमारा क्या हो गया, के हो गया, मीन्स ऊपर की तरफ का डायरेक्शन। मतलब एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। मीन्स अगर ये मेरा एक सरफेस है, ये दिस इज माय सरफेस, ये, तो मेरा एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऐसा, कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस। या अगर मैं कहूं कि एक डोर है, दैट डोर इज माय सरफेस, ठीक है, तो उसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, एंट्री या एग्जिट का डायरेक्शन। ठीक है, वो हमारा एरिया वेक्टर कहलाएगा। ठीक है, सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं एरिया वेक्टर क्या होता है, इट इज नॉर्मल टू अ गिवन सरफेस, परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस। ठीक है, इतना क्लियर है? सो आगे देखते हैं हम इसी एरिया वेक्टर को थोड़ा अच्छे से समझते हैं कि ये एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन कैसे जा सकता है। सो अगर मैंने समझो यहाँ पे मेरा एक स्ट्रीम ऑफ वाटर बताई कि मेरा पानी इस तरीके से फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, दिस इज द फ्लो ऑफ वाटर, या आई कैन से वेलोसिटी ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने एक फ्रेम रखा कुछ इस तरीके से, ठीक है, मतलब पानी का डायरेक्शन और फ्रेम का फेस एक ही तरफ है, राइट। तो मेरा एरिया वेक्टर भी ये इधर का इसी तरफ जाएगा, ये मेरा फर्स्ट डायग्राम है। अब मैंने यहाँ पे एक और फ्रेम रखा है इस तरीके से, तो मेरा ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ आएगा, राइट। ये मेरा सेकेंड डायग्राम है। अब मुझे बताओ कि फर्स्ट डायरेक्शन, ये जो फर्स्ट डायग्राम है, इसमें हाउ मच इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द फ्रेम, इस वाटर से इस फ्रेम से कितना वाटर पास होगा, तो जितना इसका एरिया है मल्टीप्लाइड बाय जितना वाटर वो लेके उसमें से जो वेलोसिटी है, जो जितना वो जा रहा है, मतलब आई कैन से A इंटू वी, राइट। और इसमें से क्या, ये फ्रेम के अंदर से कोई पानी पास हो रहा है, कोई वाटर पास हो रहा है, नहीं। क्यों पास नहीं हो रहा है,
क्योंकि इसका एरिया और इसका एरिया सेम है, वेलोसिटी भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन फ्रेम का गलत रखा है ना, उस फ्रेम के अंदर से कुछ पास ही नहीं हो सकता है। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है, पानी का डायरेक्शन उधर है, द एंगल बिटवीन द एरिया वेक्टर एंड द डायरेक्शन ऑफ वाटर इज 90 डिग्री, देयरफॉर नो वाटर इज पासिंग थ्रू दैट फ्रेम। मीन्स यहां से जो पानी पास हो रहा है इस फ्रेम के अंदर से वो 0 पास हो रहा है। इट मीन्स इसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें उसका डायरेक्शन भी जरूरी है। एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन भी जरूरी है, तभी हमें उसका पूरा क्वांटिटी में पूरा पता चलेगा कि कितना पास हो रहा है कितना नहीं पास हो रहा है। और जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों भी किसी चीज का कंपलसरी हो जाए तो उस क्वांटिटी को हम स्केलर क्वांटिटी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कम्स अंडर वेक्टर क्वांटिटी, देयरफॉर योर एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी बट नॉट स्केलर क्वांटिटी। हेंस हम क्या कहते हैं कि एरिया इज एरिया वेक्टर बेसिकली। ठीक है, इतना क्लियर हो? अभी देखो मैं एक एग्जांपल आपको और देती हूँ। विंडो, ये आपकी विंडो है इस तरीके से यहां पर, ठीक है, आपका घर है, ये आपकी विंडो है। विंड कुछ इस तरीके से फ्लो हो रही है, तो विंड आपके घर आएगी, मैक्सिमम हवा आपके घर के अंदर आएगी, राइट। लेकिन क्यों? क्योंकि आपका एरिया वेक्टर भी वही है ना, उसी डायरेक्शन में, तो एरिया वेक्टर और विंड का डायरेक्शन सेम है, इसलिए क्या हो रहा है, मैक्सिमम विंड आ रही है। लाइक ये अब ये देखो यहाँ पे मेरी ये अगर आपकी विंडो ये है, विंड ऐसी फ्लो हो रही है, ठीक है, पैरेलल टू द विंडो, विंडो से पैरेलल फ्लो हो रही है, मतलब एरिया वेक्टर से 90 डिग्री बना रही है। यहाँ पे विंडो से परपेंडिकुलर फ्लो हो रही थी, मींस एरिया वेक्टर से 0 डिग्री बना रही थी, है ना। तो यहां पर आपको घर के अंदर हवा आएगी ही नहीं, इधर मैक्सिमम हवा आएगी, इधर आएगी ही नहीं। लेकिन अगर आपकी विंडो कुछ इस तरीके से है कि ऐसी टेढ़ी है, टिल्टेड है, ये आपकी विंडो है और हवा कुछ ऐसी फ्लो हो रही है, ठीक है, इस तरीके से। इट मीन्स कुछ पार्ट हवा का अंदर आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो जो अंदर आएगा दैट इज इस विंड का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट अंदर आएगा, और जो बाहर चला जाएगा वो साइन थीटा कॉम्पोनेंट चला जाएगा। मतलब मैंने हमेशा कहा है हर वेक्टर के 2 कॉम्पोनेंट होते हैं, एक साइन थीटा कॉम्पोनेंट, एक कॉस थीटा कॉम्पोनेंट, राइट। देखो मैं आपको डायग्रामेटिकली बताती हूँ। ये आपकी विंडो है, ठीक है, इस विंडो का आपका ये एरिया वेक्टर है। तो ये विंड का डायरेक्शन है, ये थीटा, इस विंड के डायरेक्शन से ये एंगल थीटा बन रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा, राइट। तो v cos थीटा, v sin थीटा, ये v sin थीटा जो है वो आपका करेक्ट डायरेक्शन है, सॉरी cos थीटा जो है वो करेक्ट डायरेक्शन है, मतलब v cos थीटा विल कम इनसाइड। देखो ये एरिया वेक्टर था, सॉरी मैंने थोड़ा इधर उधर लिख दिया, ये आपका v है। तो ये 2 कंपोनेंट बन गए आपके, ये v है, उसके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक होता है v cos थीटा, एक होता है v sin थीटा, ठीक है। कभी भी हम परपेंडिकुलर ऐसे बनाते हैं ना, अगर ये रिजल्टेंट है v तो इसके 2 कंपोनेंट, एक होता है ये एंगल है अगर, तो ये v cos थीटा हो गया और ये v sin थीटा हो गया। आई गेस मुझे ये आपको दोबारा बताने की जरूरत नहीं है, हमने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, और हम स्टार्टिंग के लेक्चर्स में जब ऑसिलेशंस वगैरह देख रहे थे उन चैप्टर्स में भी हमने ये चीज देखी है कि किसी भी वेक्टर के 2 कंपोनेंट होते हैं, एक साइन थीटा कंपोनेंट, एक कॉस थीटा कंपोनेंट। कॉस थीटा वो होता है जो थीटा के पास वाला होता है, साइन थीटा उसके ऑपोजिट साइड वाला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर ये मेरा v था, ये विंड की डायरेक्शन थी, ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इस विंड की डायरेक्शन को 2 कंपोनेंट में हमने रिजॉल्व किया,
दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट, एक इस तरफ गया जो एरिया वेक्टर की तरफ जा रहा है वो कॉस थीटा हो गया, जो दूसरी तरफ जा रहा है वो साइन थीटा हो गया। मतलब ये आपको मिल गया कॉस थीटा वाला पार्ट विंडो के अंदर, साइन थीटा वाला पार्ट वेस्टेड। ठीक है, तो हमेशा कॉस थीटा कंपोनेंट आपको एरिया वेक्टर के साथ आता है और साइन थीटा कंपोनेंट वेस्ट हो जाता है। इतना ही आपको ध्यान में रखना है। इट मीन्स अगर मैं इसके फ्लक्स की बात करूं तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, ये वाला जितना अंदर आ रहा है इट इज ए वी कॉस थीटा। ठीक है, मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ कॉस थीटा जब भी आता है तो वो डॉट प्रोडक्ट होता है। मीन्स मैं इसको ऐसे भी बोल सकती हूँ ना कि ये वी ए कॉस थीटा है, तो ये डॉट प्रोडक्ट हो गया। मीन्स वी बार डॉट ए बार मीन्स फ्लक्स क्या है, इट इज स्केलर। फ्लक्स इज स्केलर क्वांटिटी, एरिया वेक्टर हमारा वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब अगर मैं फर्स्ट केस देख रही थी विंडो का तो वहां पे फ्लक्स क्या था, फ्लक्स इज डिनोटेड बाय फाई। वहां फ्लक्स क्या था, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड विंड की डायरेक्शन 0 थी, करेक्ट। तो इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है, ई ए हो जाएगा, क्यों, थीटा 0 है इसके लिए। फिर सेकेंड केस में फ्लक्स क्या हो गया, जहां पे वो 90 डिग्री था। मीन्स अगर मैं ये ए कॉस थीटा, ये जो वी ए लिखा हमने, यहाँ पे हमने वी इज द वेलोसिटी ऑफ विंड लिया था, लेकिन अगर मैं उसको इंटेंसिटी लूं, अगर मैं इसको इंटेंसिटी कंसिडर करूं तो ये सब ई हो जाएगा, करेक्ट, ये ई हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आई कैन राइट इट एज ई ए कॉस थीटा, है ना, ये भी ई हो जाएगा। तो ई ए कॉस थीटा के हिसाब से थीटा वहां 0 डिग्री था, कॉस 0 1 होता है, तो ये ई ए बचेगा। फिर सेकेंड केस में ई ए कॉस थीटा के हिसाब से थीटा 90 डिग्री था, कॉस 90 0 होता है, इसीलिए सेकेंड केस में घर में कोई हवा ही नहीं आ रही थी। थर्ड केस जो हमने अभी देखा, इट वाज अगेन ई ए कॉस थीटा। फ्लक्स क्या है हमारा, ई ए कॉस थीटा। अब वो थीटा जो भी रहेगा हमें वो आंसर मिलेगा। ठीक है, यूनिट क्या है इसकी, फ्लक्स की यूनिट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, एंड फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो ये हो गया 3 केस। अब मैं आपको एक चौथा केस बताती हूँ। ठीक है, आप एक थ्री डायमेंशनल फिगर कंसिडर करो कुछ इस तरीके से। मैंने अगर ये यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट बनाया, इसका एरिया वेक्टर, और आई एम सेइंग कि ये इंटेंसिटी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी थी, उसके डायरेक्शन में हमारा ये एक फिगर रखा हुआ है। ये पार्ट लिया मैंने, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरफ, मीन्स इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये था, एरिया का डायरेक्शन ये था। ठीक है, सिमिलरली मैंने यहाँ पे एक पार्ट लिया, एरिया वेक्टर इस तरफ, इंटेंसिटी इस तरफ, अगेन एक कोई दूसरा एंगल बन रहा है। फिर मैंने एक ये पार्ट लिया, ठीक है, इंटेंसिटी का डायरेक्शन ये है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ये है, राइट। मीन्स सब जगह अलग अलग हो रहा है। मीन्स अगर मुझे इस पूरे का फ्लक्स निकालना है तो क्या होगा, टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा, टोटल फ्लक्स विल बी इक्वल टू ई ए का इंटीग्रेशन ओवर दिस क्लोज्ड लूप। मतलब यहां से शुरू किए थे वापस यहीं तक क्या आना है, पूरे छोटे 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 पार्ट के सारे ई ए को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो मुझे इसका टोटल फ्लक्स मिलेगा, राइट। हम जब भी ऐसा टोटल निकालना चाहते हैं किसी का तो हम क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। आया समझ में। अभी देखो अगर आपको ये बताएं हम, सिमिलरली मैं इसका एक कोई एग्जाम्पल ले लूं, लाइक एक छोटा सा घर कंसिडर किया मैंने, समझो एक क्यूब शेप में घर है हमारे पास इस तरीके से। ठीक है, अब ये सीलिंग है, ये ग्राउंड है, ये राइट साइड की दीवार, ये लेफ्ट साइड की दीवार, ये फ्रंट की दीवार, वो पीछे की दीवार। ठीक है, अब इस तरीके से मेरा नेटवर्क पास हो रहा है घर में से। ओके, अब सीलिंग का एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ है, ग्राउंड का एरिया वेक्टर नीचे की तरफ है, राइट साइड वॉल का एरिया वेक्टर इस तरफ है, इसका इस तरफ है, पीछे वाली दीवार का इस तरफ है, आगे वाली दीवार का, दरवाजे का इस तरफ है। ठीक है, हमने ये सारे एरिया वेक्टर्स बना लिए।
अब ऊपर का फ्लक्स, इंटेंसिटी का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन 90 डिग्री, तो सीलिंग का फ्लक्स कितना हो गया 0। ग्राउंड में अगेन ये डायरेक्शन इंटेंसिटी का था, ये इंटेंसिटी थी और ये एरिया वेक्टर था अगेन 90 डिग्री, तो ग्राउंड का भी 0। सिमिलरली राइट साइड जो बैक की दीवार है, ठीक है, उसका फ्लक्स अगेन ये दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री 0। फ्रंट का अगर मैं बोलूं अगेन ये वाला और ये वाला 90 डिग्री फिर 0। मतलब जो आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो पूरा आपको मिल रहा है वो सिर्फ राइट साइड की दीवार और लेफ्ट साइड की दीवार पे आपको मिल रहा है। वैसे देखा जाए तो जो एग्जाम्पल मैंने लिया उसमें टोटल तो फ्लक्स 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ का पॉजिटिव यहाँ का नेगेटिव मिलके वो भी कैंसिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ इस क्यूब में क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म डायग्राम था, आपके पास यूनिफॉर्म बॉडी थी, तो इसमें आपको फ्लक्स पता करना इजी हो गया, राइट? काफी इजीली हमने पता कर लिया। लेकिन अगर हमारे पास यूनिफॉर्म बॉडी नहीं है, ऐसी कोई आड़ी टेढ़ी सी रिजिड सी बॉडी है हमारे पास, तो इसके लिए इस केस में फ्लक्स पता करने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल फ्लक्स इज इंटीग्रेशन ओवर अ क्लोज्ड लूप ऑफ इंटेंसिटी इनटू एरिया। ठीक है, ये हमारा फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। और आपको ये भी नहीं भूलना है कि फ्लक्स का एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था, दैट वाज Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट K। ठीक है, तो ये पूरा हमने आज के इंट्रोडक्टरी लेक्चर में पढ़ा। आज हमने पढ़ा लाइंस ऑफ फोर्स, उसकी प्रॉपर्टीज, देन ट्यूब्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इतना अगर आपको क्लियर है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर्स आपके लिए इजी हो जाएंगे, आप काफी अच्छे से उसको समझ पाएंगे। अभी तक के हमने जो भी पढ़ा वो आपका 12th का सिलेबस का स्टार्टिंग नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा कि इस चैप्टर में जो टर्म्स आपको यूज होने वाले हैं वो किस तरीके से आप समझ सकते हो, सो दैट आपको ये चैप्टर आगे समझ में आए। So, in the next lecture, we will start with the Gauss theorem and its application. Till then, bye, take care.